धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आपके लिए भी खुशनसीबी की बात है और मेरे लिए तो है ही है। बुरेदा जो सऊदी अरब में पढ़ता है, वहाँ पे एक प्रोफेसर हैं, कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पिछले काफ़ी समय से वहाँ पे तैनात हैं। नाम है उनका शमशीर खान साहब। उनके दो बच्चे हैं, एक 7वीं क्लास में बेटी पढ़ती है और यूकेजी में बेटा पढ़ता है। जो इंटरनेशनल इंडियन स्कूल है वो उनके बच्चे को पढ़ाने को तैयार नहीं है। टीसी काट के बच्चों को घर रवाना कर दिया गया है। यहीं से विवाद शुरू होता है। ये पेरेंट्स कह रहे हैं आखिर हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, और यही सवाल हम उठाना चाहते हैं कि आखिर इन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। अगर इनके पिता ने किसी भ्रष्टाचार के घोटाले को उजागर किया तो उसकी सज़ा क्या बच्चों को दी जाएगी। तो दोनों सवाल के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो घोटाला है जो उन्होंने उजागर किया शमशीर खान साहब ने, और उसके बाद उनके बच्चों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है इंटरनेशनल इंडियन स्कूल के ज़रिए। वो हमारे साथ जूम के ज़रिए जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई हमें आपने कंसीडर किया और आप एग्री हुए हमें हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। मैं आपकी बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं समझना चाहता हूं ये इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जो हैं इनकी प्रक्रिया क्या है, ये कैसे काम करते हैं। आप लोग वहां विदेशों में होते हैं, इनका मैनेजमेंट कैसे चलता है, पूरा प्रबंधन सिस्टम कुछ बताइए जरा। देखिए 10 इंटरनेशनल इंडियन स्कूल्स हैं यहाँ पे। वैसे तो इंटरनेशनल नाम के बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं, लेकिन एम्बेसी जो पैटर्न है, जो एम्बेसडर पैटर्न है, वो 10 स्कूल के पैटर्न है और वो लगभग 9 सिटीज में लोकेटेड है। सबसे बड़ा स्कूल जो है IAS जद्दा है, फिर दमाम है। ये कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है। फिर उसके बाद से रियाद है, फिर मजमा है, फिर ताइफ है, फिर उसके बाद से जुबैल है, और उसी तरह से ये एक बुरैदा है। और रियाद में आपको बता दूं, रियाद में 2 इंटरनेशनल इंडियन स्कूल हैं जो कि एम्बेसी के अंडर में आता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 10 एम्बेसी के स्कूल्स हैं। अब इसका जो प्रबंधन जो आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट कैसे है, तो मैनेजमेंट में ये बता दूं कि इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो उसमें टॉप जो प्रायोरिटी है वो एम्बेसडर विल बी द पैटर्न ऑफ द इंटरनेशनल इंडियन स्कूल। ठीक, उसके बाद से आता है ऑब्जर्वर फ्रॉम द एम्बेसी जी, उसके बाद से आता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक, अच्छा, इस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और ऑब्जर्वर ऑफ द एम्बेसी को लिंक जो करते हैं वो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑब्जर्वर, ये लिंकिंग ऑफिसर ऐसे काम करते हैं जी। और ये दोनों ऑब्जर्वर जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के और एम्बेसी के, ये दोनों एज ए सुपरवाइजरी इनका रोल है। ठीक है, और इनको वोटिंग राइट नहीं है, ये एज पर रूल है जी। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये वो इंटरफेयर करते हैं। मतलब स्पेशली यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंटरफेयर नहीं करती है, जबकि उसका अगर रूल वायलेट नहीं हो रहा है तो। लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज में एम्बेसी के ऑब्जर्वर्स का इंटरफेरेंस है और उससे काफी एविडेंस है, वो हमें सब्सटेंशिएट करने के लिए मतलब बहुत हैं, जो कि उस एविडेंस को हम सब्सटेंशिएट कर सकते हैं जी। ये तो रहा स्ट्रक्चर के मैनेजमेंट कमेटी। एंड एक्चुअली एज पर द रूल जो है, जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो बायलॉज है उसको देखें तो मैनेजमेंट कमेटी का ही ऑल इन ऑल रोल है और वही सर्वा है। लेकिन इसमें जो है क्योंकि उनको प्रेशराइज कर दिया जाता है या उनको किसी तरीके से वो इन्फ्लुएंस करके और वो अपने हिसाब से वो काम ले लिया जाता है। तो ये हमारा एलिगेशन शुरू से रहा है और अभी भी है। और कोर्ट में भी जो हम गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, वो इसीलिए गए हैं कि इसमें एम्बेसी का इन्वॉल्वमेंट है। पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है वहां पे? अब आज की डेट में पेरेंट्स के राइट्स को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। ठीक है, और हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो रेगुलेशन है वो काफी राइट देता है पेरेंट्स को, जैसे कि MC मेंबर्स विल बी सिलेक्टेड बाय द पेरेंट्स ओनली बाय द वोटिंग राइट्स। और उसमें एक ऑप्शन भी है कि एम्बेसी भी नॉमिनेट कर सकती है, जो कि एम्बेसी नॉमिनेट करती है। लेकिन अभी आज के सिनेरियो में ये ऐसा महसूस हो रहा है कि एम्बेसी ज्यादा मतलब उत्सुक है और ज्यादा उसके लिए वो प्रेफर कर रही है कि वो खुद ही नॉमिनेट कर ले सारे मेंबर्स को, और किए भी हैं। हर जगह पे लगभग ये चीजें देखने को आ रही है, वो इलेक्शन के मूड में नहीं है। कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये कहती है, उसका आर्टिकल 3.7 है, वो ये कहता है कि स्कूल शुड अरेंज द GBM मीटिंग ट्वाइस इन ए ईयर, 2 बार, साल में 2 बार वो मीटिंग अरेंज करेगी पेरेंट के साथ जी। अब आपको फैक्ट्स बता दूं कि मैं 2012 से पेरेंट हूँ और स्कूल ने GBM जो है सिर्फ लास्ट ईयर कराया था 2019 में। इससे पहले ना अभी तक कोई GBM नहीं हुआ है। ठीक है, इस पे भी मैं काफी लिखता रहा हूँ स्कूल को कि आप लोग GBM क्यों नहीं करा रहे हो, लेकिन वो गोल मोल करके
या तो जवाब नहीं देते हैं या फिर बाईपास कर जाते हैं। विवाद कहां से शुरू होता है और आपके बच्चों को टारगेट कैसे किया जाता है, वो दोनों चीजें बताइए। आपका विवाद कहां से शुरू होता है स्कूल से? देखिए, विवाद तो अगर इश्यूज की बात करें तो मैं 2012 से रेज कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है। अभी क्या हुआ 2018 में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का वो इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन आता है, उसमें मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अप्लाई करता हूँ, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है और हमें एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं, जिसमें कि एक क्लॉज ये भी है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अपना देना है, जो कि एम्बेसी इशू करती है। ठीक है। ठीक, अब यहीं से सारा इशू है और यहीं से एम्बेसी का रोल भी शुरू होता है। अब जब मैं कोर्ट में गया था यहाँ सऊदी में, क्योंकि इसमें रिजेक्ट कर दिया था मेरे को, तो भाई ये मेरा जानने का राइट है कि किस बेसिस पे मेरे को रिजेक्ट किया गया है। स्क्रूटनी कमेटी होती है जिसमें कि एम्बेसी से ऑब्जर्वर भी थे उसमें, उस कमेटी में, और बाकी 7 मेंबर्स होते हैं टोटल, जिसमें कि एक एम्बेसी का ऑब्जर्वर भी होता है। तो इन लोगों ने कोई रीजन नहीं बताया, सिर्फ रीजन दिया कि देयर इज ए सर्टेन कंप्लेंट अगेंस्ट यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जी। तो हमने कहा कि भाई सर्टेन एलिगेशन, सर्टेन कंप्लेंट्स क्या हैं वो हमें बताया जाए, और क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रिंसिपल होता है, तो भाई ये तो इलेक्शन कमिश्नर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्यों भेज रहे हो? अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2014 में ऑलरेडी मेरे को कह चुका है, सॉरी 2015 में, कि भाई ये स्कूल से रिलेटेड जो मैटर है ना और डिसीजन, तुम जो है एम्बेसी में और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के पास जाया करो। तो इसको भी मैंने इन्फॉर्म किया था एम्बेसी को कि भाई वो ये बात हमसे कह रहे हैं। क्यों आपको चुनाव में हिस्सा लेने से रोक रहे थे वो लोग, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या वजह थी? अब या तो वजह यही होगी कि जो मैं इतने सारे जो कंप्लेंट्स और ईमेल्स लिखता था, क्योंकि अब तक लगभग मेरे ख्याल से 2012 से अगर मैं हिसाब करूं, वो सारे मेरे फोल्डर्स में है, तो लगभग 300 से ऊपर ईमेल्स मैं लिख चुका हूं। जी। ठीक है, लेकिन उस पर हमें कोई कॉन्क्रीट इन्होंने आंसर नहीं दिया, ना कभी हमें बुलाया कि आप आइए मीटिंग के लिए, कभी नहीं उन्होंने। तो आपने बताया कि आप लगभग 2012 से अब तक 300 ईमेल्स लिख चुके हैं और बहुत सटीक मुद्दे आप उठाते हैं, उनका वो जवाब नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस आदमी को जो है चुनाव में हिस्सा ही ना लेने दिया जाए, कमेटी में शामिल ही ना होने दिया जाए, तो इनको दूर रखा जाए। ये मामला यहाँ से खिंचना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आपने 300 जो ईमेल्स लिखे हैं वो आखिर किन मुद्दों के लिए लिख दिए? अब ये एग्जैक्ट 300 मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि मोर देन 200 तो होंगे ही होंगे, और 100 से तो ऊपर तो हैं ही। ठीक है। फॉर श्योर। ठीक है। मुद्दे सब कॉमन कॉज के लिए हैं और सब पब्लिक कंसर्न से वो मुद्दे थे। स्कूल के डेवलपमेंट से रिलेटेड था, और बाकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड था, और करप्शन से रिलेटेड था। क्योंकि 2015 के बाद जब इंक्वायरी हुई तो उससे तो हम करप्शन से ही रिलेटेड और उस पर एक्शन की डिमांड करते रहे। मतलब आप ये कह रहे हैं 2012 से आपने लिखने शुरू किया, 2014 में एक इंक्वायरी सेटअप हो गई, इंक्वायरी के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, फिर आपने लिखना शुरू किया। थोड़ा सा बताइए 2012 से 2015 तक ये हुआ क्या? देखिए, 2012 से स्टार्ट यहाँ से होता है कि एक स्कूल जो है, स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी जो थी उस टाइम की, वो एक मीटिंग इस्तराहा में करती है। इस्तराहा मतलब एक यहाँ पे एरिया होता है, जैसे कि बैंक्वेट अपने यहाँ होता है, दूसरा से ये छोटे छोटे और बड़े बड़े इस्तराहे होते हैं यहाँ पे, उसको इस्तराहा बोला जाता है। जी। तो स्कूल ने एक मीटिंग करवाती है पेरेंट्स को, लेकिन उसमें सेलेक्टेड पेरेंट्स हो जाते हैं, वो सभी को नहीं इन्वॉल्व करता है। तो यहीं से शुरू हुआ, यहीं से मैंने रेज करना शुरू किया, क्योंकि जीवीएम जो है सारे पेरेंट्स का राइट है, वो सिलेक्टेड पेरेंट्स स्कूल क्यों बुला रहा है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, ये मीटिंग स्कूल के फ्लोर पे होना चाहिए, ना कि कहीं आप बाहर करें, और ऑफिशियल वे में होना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ से कहानी शुरू हुई। ठीक, इसमें फिर हम लोगों ने पहले जो इनिशिएटिव लिया, वो कुछ पेरेंट्स ने ये लिखा कि भाई हम एज ए पेरेंट, एज ए डेलीगेशन, हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से मिलना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इसमें एक लंबी चौड़ी कहानी है, 2 महीने तक 2 महीने तक इसमें कहानी चलती रही। ठीक है। यस, the email has been accepted and we are processing for the approval of for conducting the meeting with the parents. तो उसमें कह रहे हैं कि हमें यहाँ के लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा पेरेंट के साथ मीटिंग करने के लिए, फलाना डिमांड, इस तरह से। बहरहाल वो सब चलता रहा, 2 महीने तक ईमेल का कम्युनिकेशन हम लोग का चलता रहा, लेकिन वो मीटिंग नहीं हुई। ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ कि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में साइड बाय साइड कंप्लेन कर रहे थे। ये हमारी कंप्लेन चल रही थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, लगभग 4 या 5 हम लोगों ने कंप्लेन किया होंगे। उसमें क्या हुआ कि जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने एक कमेटी बना दी 5 मेंबर्स की, उसमें हम लोग को बुलाया गया। उसमें हम लोग भी 5 ही मेंबर्स थे जो गए थे पेरेंट्स की तरफ से। तो वो मीटिंग होती है, मीटिंग होकर के 10 पॉइंट्स पे हम लोगों ने वो 10 पॉइंट अपने रखा हमने। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको वेरीफाई करेंगे स्कूल से मीटिंग करके।
स्कूल से मीटिंग भी हुई, ये रिपोर्टेड है, ये हम लोगों को बता दिया था ठीक है। एमसी मेंबर्स ने। लेकिन उस टाइम पे ये भी कहा गया था हमसे कि हम आपसे फिर मिलेंगे दोबारा और है। फिर इस पे डिस्कशन होगा कि आपका किस पे इख्तलाफ है और किस पे आपका इख्तलाफ नहीं है, किस पॉइंट पे। ठीक है। जो कि वो नहीं हुआ, और ना ही उसकी हमें आज तक ऑफिशियल वे में, वो अलग बात है कोर्ट में जब हम गए तो कोर्ट से हमें वो डॉक्यूमेंट मिल गया ठीक एज है। एविडेंस, लेकिन आज तक नहीं मिला है। ये तो एक हो गई, ठीक ठीक है, है। ये इवेंट हुआ। ठीक है। अब आज ये दूसरा, क्योंकि हम लोग साइड बाय साइड एम्बेसी को भी लिखते रहे, एम्बेसी के ऑब्जर्वर्स को भी ईमेल करते रहे। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि फिर एम्बेसी जो है, एम्बेसी बेसिकली रूल जो है डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है इसमें। वो उसने क्या किया है कि इस चीज को बाईपास करने के लिए और अपना पावर भी रखने के लिए उसने एक हायर बोर्ड बना दिया है। ठीक है। ठीक है, और हायर बोर्ड में वो खुद 3 मेंबर को नॉमिनेट करती है, वो कहीं से भी कर लेगी, उसको पावर है। वो सऊदी अरब के ही होने चाहिए, मतलब वो पेरेंट्स होने चाहिए, और उसके लिए ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो किसी स्कूल का पेरेंट हो, ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो पेरेंट ना भी हो तो उन तीनों को वो उसमें ये कर लेती है, नॉमिनेट कर देती है। ठीक है। तो क्या हुआ कि वो दमाम से एक बंदा आता है वो इंक्वायरी करने के लिए, ये अब दूसरी इंक्वायरी है, इसको मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। तो दमाम से जो आता है, अब इस टाइम पे ये एम्बेसी के थ्रू ये इंक्वायरी चल रही है। ठीक है। तो वो दिसंबर के लास्ट में 2014 में वो इंक्वायरी होती है, समझ गए ना आप। जी। तो उस बंदे ने 2 दिन आकर के इंक्वायरी वगैरह करता है, वो चला जाता है, फिर सन्नाटा हो जाता है। फिर हम लोग भी शांत हो जाते हैं कि चलो अब इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, और क्योंकि हमारे जो एलिगेशंस थे विद प्रूफ थे और स्ट्रॉन्ग थे, तो डेड श्योर है कि एक्शन होना है। तो अब वो सारा गोलमोल हो जाता है मामला, और जून 2015 आ जाता है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि जो प्रिंसिपल थी जिन पे इंक्वायरी हुआ था और चेयरमैन थे, तो प्रिंसिपल ने तो रेजिग्नेशन दे दिया है कि जून विल बी द लास्ट डे ऑफ माय वर्किंग इस जून मंथ, ठीक। उसके बाद से इसी बीच फिर अब जो है वो, अच्छा, जो वो बंदे जो आए थे, वो जो एक बंदा आया था जो इंक्वायरी के लिए, वो अब ये जब जून के बाद जो ये प्रिंसिपल जाती हैं तो पोस्ट खाली हो जाती है, ठीक। अच्छा, इस बीच समर वेकेशन भी स्टार्ट हो जाता है। जब समर वेकेशन के बाद स्कूल खुलता है, तब उसमें हम क्या देखते हैं कि वही बंदा आकर के प्रिंसिपल बन गया 2015 में ही, 2015 में आके वो बंदा प्रिंसिपल बन गया। तो ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, है। तो इस पे भी फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये कैसे हो गया, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन इस पे हमने कुछ ज्यादा ईमेल्स वगैरह नहीं लिखे ऑब्जर्वर को, क्योंकि चलो कुछ तो चेंजेस हुआ हमारे एफर्ट से, तो इस पे हम थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गए। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो था ही इस पे। फिर उसके बाद से हमने क्या किया कि फिर हमें ये हुआ कि भाई वो इंक्वायरी का कुछ आउटकम नहीं आया, दोनों, ना तो हायर बोर्ड का और ना तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। फिर हमने लिखना शुरू किया इस पे। बहुत अच्छे से आपने बताया कि 2012 से आपने लिखना शुरू किया, एक इंक्वायरी सेटअप होती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, उसका कोई आउटकम पता नहीं चलता। उसके बाद हायर बोर्ड जो बनाया जाता है उसकी एक इंक्वायरी सेटअप होती है, उसका कुछ नहीं पता चलता। लेकिन गजब ये होता है कि जो हायर बोर्ड की जो इस बार इंक्वायरी होती है, जो उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वही प्रिंसिपल बन के आ जाता है, यानी कि जो जांच कर रहा था वही वहां पे प्रिंसिपल बन के आ जाता है। इस पे भी आप लोग बात उठाते हैं और इलेक्शन पे भी आप सवाल उठा रहे हैं। इसका खामियाजा आपके बच्चों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? अब तो ये तो अब या तो एम्बेसी से पूछा जाए, क्योंकि एम्बेसी जो है इसको ये करती है, सुपरवाइज करती है। और उसका आरटीआई से ये भी पता चला है कि ही इज रिलेटेड टू सी द फंक्शनल मैटर्स ऑफ द स्कूल। ठीक ये है। तो फंक्शनिंग के ऊपर सवाल है, तो अब ये एम्बेसी को इसमें पकड़ा जा सकता है कि भाई तुम अब जवाब दो इस पे। ठीक है, जब आपके बच्चों की टीसी काट दी और उनको घर भेज दिया तो आपको कुछ बताया तो होगा? नहीं, कुछ नहीं बताया, बस वो उसमें रिमार्क वही दिया गया कि नॉन कंप्लायंस ऑफ द पेरेंट चार्टर इशूड बाय एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद। और ये भी आपको बता दूं, ये पेरेंट चार्टर जो है, ये पहले ये कभी रूल में नहीं था, ये 2019 में सितंबर में आया है ये जी। तो ये अभी 1 साल ही हुआ इस पेरेंट चार्टर को लाए हुए। और ये पेरेंट चार्टर जो है, ये सऊदी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो रेगुलेशन है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग है। कॉन्फ्लिक्टिंग इस सेंस में है, ये पेरेंट चार्टर जो हमको कहता है कि आप स्कूल अफेयर से रिलेटेड आप बात नहीं कर सकते हैं, सवाल नहीं उठा सकते, सिर्फ आपको अपने बच्चे से रिलेटेड आप स्कूल से सवाल पूछिए। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रेगुलेशन कहता है आर्टिकल 3.7 ये स्कूल अफेयर से रिलेटेड पेरेंट्स सवाल खड़ा कर सकते हैं, उठा सकते हैं, और इसके लिए साल में 2 जीबीएम भी करानी है हर साल स्कूल को, ठीक है। और उसमें पेरेंट्स को इनवाइट करना है वो मीटिंग के लिए।
लेकिन अब इसमें इसकी अब वो ये सुन लीजिए कि ये कितना ये रूल फॉलो हो रहा है। जी। 2012 से मैं पेरेंट हूँ, हम्म। आज तक हम्म। सिर्फ एक एक जीबीएम ऑफिशियली हुआ है, एक ठीक। जीबीएम, वो भी लास्ट ईयर हुआ है। जी। और ये भी मुझे लगता है वो इसलिए लास्ट ईयर हुआ है जी। क्योंकि सीबीएसई का इंस्पेक्शन टीम आने वाली थी, एफिलिएशन, क्योंकि हर 5 इयर्स पे जी। सीबीएसई की टीम आती है, इंडिया से सीबीएसई भेजती है जी। वो एफिलिएशन को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंशन देने के लिए। ठीक। तो मुझे जहां तक ये भी लगता है कि ये इसलिए करा दिया गया है जी। जी। कि आई वॉश करते हैं ना, जी। वो जी। सीबीएसई को दिखाने के लिए कि देखिए साहब हम जीबीएम भी किए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने दिखावे के लिए मीटिंग बुला ली है और पूछे 2012 से आप बता रहे हैं कि एक बार बुलाया गया, वो भी इसलिए क्योंकि सीबीएसई का विजिट होना था। लेकिन यहाँ एक सवाल और है, क्या सिर्फ आपके बच्चों की टीसी काटी गई, क्या और बच्चों को भी स्कूल से बाहर किया गया? क्योंकि आप तो बता रहे हैं आपके साथ और भी पेरेंट्स थे। जी, हमारे साथ और पेरेंट्स थे, लेकिन जो है वो पेरेंट्स जो है, अब चाहे जो भी रीजन रहा हो, वो अब वो मेरे साथ खड़े नहीं है, वो सब अलग हो गए वो, ठीक है। लेकिन एक पेरेंट्स को और भी नोटिस, मतलब टीसी तो नहीं इशू किया, लेकिन उसको बुलाया था कि आप आकर के अपना क्लियरेंस कर लीजिए, लेकिन वो पेरेंट गया भी नहीं क्योंकि लॉकडाउन था। लेकिन अब यहाँ पे मजे की बात देखिए, एम्बेसी कहती है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है स्कूल में। अब जो है उस पेरेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कस्टमर केयर पे कंप्लेन किया था, ठीक है। उस कंप्लेन के एवज में वो कंप्लेन फॉरवर्ड हो गया स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अपने लेटर हेड पे चेयरमैन क्या लिख करके भेजता है, वो चेयरमैन ये लिख के भेजता है, चौथा पॉइंट है कि एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद गिव वर्बल डायरेक्शन, याद ये पॉइंट नोट कीजिएगा, एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद गिव्स वर्बल डायरेक्शन एंड डिसाइडेड to inform the parent and tell him to clear his dues and issue the transfer certificate, ठीक है। ये लेटर स्कूल ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भेजा है जब वो पेरेंट ने कंप्लेन किया था जी। तो अब ये देखिए, अगर इस पॉइंट को हम पकड़े तो इसमें एम्बेसी का तो रोल आ रहा है, भाई एम्बेसी रिटर्न में नहीं दे रही है, लेकिन फोन करके तो खटका रही है ना कि भाई ऐसा है कि इसको ये टीसी काट दो इसकी। तो फिर वो जो लेटर जो है वो 2 मार्च को इशू किया गया है स्कूल की तरफ से जी। फिर यही प्रिंसिपल जो है वो चेयरमैन इशू करता है लेटर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। 12 मार्च को या 14 मार्च को, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, प्रिंसिपल उस बंदे को ईमेल लिखता है, उस पेरेंट को जी, कि आप आकर के अपने बच्चे का वो ये रिजल्ट और टीसी वगैरह ले लीजिए, इस तरह का कुछ ईमेल है, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं है जी। और उसमें ये कहा है कि आप दूसरी जगह अपने बच्चे को एडमिशन करवा लें। तो वो पेरेंट वो जाता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है, वो कुछ उसको सूद ही नहीं लेता है। वो इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि उसी बीच उस पेरेंट की जॉब चली गई लॉकडाउन में, उसको स्कूल कॉलेज ने उसको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आप यू आर द टर्मिनेटेड और यू आर नॉट गोइंग टू रिन्यू योर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखिए एक्चुअली प्रायोरिटी क्या है, यहाँ पे हम जॉब अगर करेंगे तभी हम अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे, अदरवाइज तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे। तो सबकी यहाँ पे पहली प्रायोरिटी जो है वो जॉब की है। एजुकेशन तो सबकी प्राइमरी, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है, क्योंकि भाई हमारा एग्जिस्टेंस जब यहाँ पे रहेगा तभी हम पढ़ा पाएंगे, ठीक है। और शायद इसी चीज का ये मैलियज, ये अथॉरिटी जो है ना, ये इसी चीज का फायदा उठाती है कि अरे तुम तो जॉब करने आए हो और तुम अपना जॉब पे ध्यान दो, स्कूल जैसे चल रहा है चलने। बिल्कुल सही पॉइंट आपने रेस किया है कि वो लोग चाहते हैं कि आप अपनी नौकरी में लगे रहें। स्कूल में क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या घोटाले हो रहे हैं, क्या वहाँ मिसमैनेजमेंट चल रहा है, उसमें आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। और जब घुसेंगे तो उसका खामियाजा उन पेरेंट्स के बच्चों को भुगतना पड़ेगा। इस मामले को लेकर आप दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुँचे हैं, वहाँ क्या हुआ? जी, दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा तो हूँ, लेकिन ये है कि एक मतलब हाईकोर्ट का मैं शुक्रगुजार जरूर हूँ इस चीज से, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे घर पे बोर हो रहे थे और लगभग 1 महीने तक, क्योंकि टीसी काट दी थी, तो 1 महीने तक शुरू में हालांकि मैंने एम्बेसडर को भी ईमेल लिख दिया और मैनेजमेंट कमेटी को भी लिख दिया और फोन भी किया, लेकिन किसी ने वो कंसिडर करने की कोशिश नहीं की क्योंकि कंप्लीटली लॉकडाउन हो गया था। लेकिन फिर मुझे, अच्छा, कुछ लॉयर्स हैं मेरे पास यहाँ भी और इंडिया में तो खैर बहुत सारे लॉयर्स हैं, तो गिनती ही नहीं है, मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्किल से और मेरे और जो रिलेटिव के सर्किल से जो हैं जी, वो हर जगह सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में हर जगह मिल जाएंगे। तो मैं उनके भी टच में था, वो एडवाइस करते रहे, तो उन्होंने जो रीजन जो पकड़ा ना पिक किया, वो कहा कि देखो यार, ये एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाद जो लिखा हुआ है ना, इससे हम दिल्ली कोर्ट को नॉक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन तुम एक बार वहां पे अप्रोच करो। तो यहाँ पे हमने सब अप्रोच किया टेलीफोनिकली, कुछ लॉयर्स जो जानते हैं उनको फोन किया, तो उन्होंने कहा कि रीजन क्या है ये बताओ। तो हमने कहा कि रीजन ये है, तो उन्होंने ये कहा कि यार देखो, तुम अगर कहते हो तो हम तो ये केस डाल देंगे,
लेकिन खामखा में तुम्हारा पैसा यहाँ पे बहुत खर्च हो जाएगा और ये केस टिकेगा नहीं यहाँ पे। तो हमने कहा क्यों? क्योंकि जो रीजन हम जो कोर्ट में देंगे या कोर्ट पूछेगा ना कि क्यों इशू हुआ है, तो उसमें रीजन ये आ जाएगा कि एम्बेसी ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है और उसके तुमने कोई कानून को तुमने वायलेट किया है। तो कोर्ट इसमें एम्बेसी को, क्योंकि इम्प्यूनिटी है, तो एम्बेसी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है, सॉरी कोर्ट यहाँ इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है और एम्बेसी को बुला नहीं सकता है। तो बेहतर है कि तुम अपने लॉयर से वहीं पे बात करो। तो फिर ये सारी चीज मैंने अपने लॉयर्स को भी बताया है इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो लोग तो पॉइंट सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम एक बार ट्राई कर लो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, क्योंकि वो लोग जो है बिल्कुल प्योर अरबी बोलते हैं जी। या तो हम अगर जाते हैं तो किसी को लेकर के जाते हैं जी। तो क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, तो मैंने एक सऊदी लड़के सऊदी एक मेरा जानने वाला है, उसको मैंने फोन किया, बताया कि ये चीजें हैं, तो वो उसने अपने लिंक से कुछ वहां पे बात किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कि क्या मामला है और उसका वो मतलब वापस करवा दो उसका टीसी। तो उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए, जैसा कि उसका कहना था। हमने सुना नहीं था कि क्या बात हुई है, क्योंकि लॉकडाउन था, हम घर पे बंद थे। तो उसमें उसने ये कहा कि देखो इसमें एम्बेसी इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है सर, समझ गया मैं। ठीक है सर, उन्होंने कह दिया कि इसमें एम्बेसी इन्वॉल्व है, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उसके बाद आपको हाई कोर्ट दिल्ली आना पड़ा? जी, उसके बाद जी क्या हुआ? 2 मई को मैंने केस फाइल किया है और ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये हुआ कि पहले तो सबसे जो 8 मई को जो फर्स्ट हियरिंग हुई, क्योंकि 2 मई को हमने केस लगाया था, ये वहाँ रिट पिटीशन फाइल की थी। तो 8 मई को जो हियरिंग हुई थी, तो उसमें तो कोर्ट ने मतलब बहुत जल्दी से वो कर दिया कि भाई एजुकेशन इज द पैरामाउंट फॉर द चिल्ड्रेन एंड इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट एनी कॉस्ट। इस तरह की मतलब कुछ बातें वहाँ पे जो हियरिंग हुई थी वो कही गई थी। और उसमें ये कहा था कि इंटरिम रिलीफ दिया जाए। इंटरिम रिलीफ के लिए वो कोर्ट ने ये कह दिया था। हाँ, तो इससे तो खैर हमें बहुत राहत मिल गई, क्योंकि अब घर पे भी जानते हैं कि पेरेंट्स वगैरह भी हमें काफी कोसने लगे थे कि तुमने किया क्या है वहाँ पे, बच्चों के लाइफ से तुम खेल रहे हो वहाँ पे। तो वो मेरे लिए काफी एक बहुत डिप्रेसिंग पॉइंट भी रहा है। और बड़ी वाली बच्ची को भी मैं देख रहा था कि वो किस तरह से अपसेट है और मेरे से बात नहीं कर रही है। जी, तो ये काफी पेनफुल सिचुएशन रहा है मेरा, लेकिन खैर। यानी अब बच्चे पढ़ने लगे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चों की फिलहाल? जी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अभी। और अभी भी जो ये डिसीजन जो कोर्ट का जो डिस्पोज हुआ है, तो इसमें भी अभी भी राहत है कि कम से कम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये एकेडमिक सेशन ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन हम इस मैटर को लेकर के, इस जजमेंट को हम अपील में जा रहे हैं, डबल बेंच में हम जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर्स में जो काफी पॉइंट्स हैं, जो जजमेंट पॉइंट्स हैं, उसमें काफी एरर्स हैं और वो एरर्स वो जजमेंट में रिकॉर्ड हो गया है कि जो कि उन्होंने सिर्फ वर्बली कहा है। मतलब आप कोई चीज वर्बली आप एलिगेशन लगा दो और कोर्ट में आप वो उसका एविडेंस नहीं दे रहे हो, तो ये चीज तो मतलब रिकॉर्ड में कैसे आ रही है, जजमेंट में कैसे आ रही है? तो इस चीज को हम चैलेंज करेंगे। और हमारे पास ऐसे एविडेंसेस हैं कि जो कि एम्बेसीज के डिप्लोमेट्स ने स्कूल के प्रिंसिपल्स को लेटर लिखे हैं, ये फलाने को हटा दो, फलाने को उड़ा दो। और इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ईमेल स्कूल की तरफ, डिप्लोमेट्स की तरफ से ये भी गया है स्कूल को कि फलाना पेरेंट को उसके एम्प्लॉयर को शो कॉज नोटिस भेजो, उसको एम्प्लॉयर को ये नोटिस भेजो। मेरा सवाल यही बहुत बड़ा हो जाता है कि स्कूल वाले आपके बच्चों के साथ ही बुरा नहीं कर रहे हैं, आपके साथ भी बुरा करने पे तुले हुए हैं, आपको नौकरी से निकलवाने तक पे तुले हुए हैं। क्या आप उनसे लड़ेंगे या कोई समझौता करके अपने बच्चों का और अपना जीवन बचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, धमकियां तो बहुत मिली हैं और इनडायरेक्ट वे में ये भी कहा गया है कि भाई ज्यादा कुछ करोगे तो पासपोर्ट तुम्हारा रिवोक कर लिया जाएगा, इम्पाउंड कर लिया जाएगा। जी, तो देखिए अब इस सिचुएशन पे अब ये जो लड़ाई जो है, अब ये इसमें कंप्रोमाइज का तो कोई गुंजाइश है नहीं। हालांकि कोर्ट ने भी कहा था और ये जजमेंट में भी रिकॉर्ड है कि हमें बुलाया भी था। लास्ट जो आर्गूमेंट जो हुआ है कोर्ट में, उसमें मुझे बुलाया भी गया था और कहा गया था कि आप कुछ इस तरह के एलिगेशंस आप वापस ले लें तो स्कूल कंसीडर कर सकता है कि आपका सब ये चीजें हो जाए। तो हमने कहा था कि हम विद कंडीशंस हम अपने एलिगेशंस वापस नहीं लेंगे, हमें कोर्ट में आने की अनुमति दी जाए। ठीक है, हम आगे ईमेल्स नहीं लिखेंगे, स्कूल से कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे पास जो अभी एविडेंस है, जो हमने 2012 से अब तक कलेक्ट किए हैं, उसकी बेसिस पे हमें कोर्ट आने दिया जाए। तो शायद वो चीज वो वहां पे एक्सेप्ट नहीं हुई और फिर आर्गूमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उस चीज को, मेरे इस प्रपोजल को नहीं माना उन्होंने। तो उसी टाइम पे मुझे लग गया था कि ये जजमेंट फेवर में आने वाला नहीं है।
लेकिन ये है कि रिलीफ मिल जाएगा जरूर, क्योंकि जो कोर्ट का भी जो ऑर्डर्स वगैरह जो बीच बीच में जो आए हैं, उसमें बच्चों को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के उनके मतलब कंसर्न्स मतलब काफी अप्रिशिएबल थे। ठीक है। ये तो था कि चलो कम से कम ये एकेडमिक ईयर तक का तो मुझे मिल जाएगा। आप अकेले वाहिद शख्स हैं जिसको बुरेदा के स्कूल में जो घोटाले हो रहे हैं उससे दिक्कत है, और पेरेंट्स को क्यों दिक्कत नहीं है जी? दिक्कत सभी को है, और आपको मैंने बताया था कि वो खड़े भी थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो डर गए या कुछ ये हो गया जिसकी वजह से विड्रॉ कर लिया गया। जैसे धमकियां हमें भी मिली हैं, या हमारे जो वेल विशर्स हैं वो भी आकर के हमको कहे हैं कि देखो ये इनपुट ये है कि तुम्हारे खिलाफ कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है, जो होगा तो होगा, वो देखा जाएगा। और बाकी जो है, ऐसा नहीं है कि लाइफ चलेगी नहीं, अगर कुछ हमें यहाँ से निकाल, मैक्सिमम हमने ये कहा कि देखो हमने कोई किसी का मर्डर नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, ना हम कोई चोरी कर रहे हैं। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि पासपोर्ट को ऑन कर लेंगे, यहाँ ये छोड़ के हमें जाना पड़ेगा, जॉब से हमें निकलवा देंगे जी। तो ये चीज ऐसा है कि भाई रिस्क ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता खुलेगा। क्या आप अपने बच्चे जो आप वहाँ विदेशों में रहते हैं इंटरनेशनल इंडियन स्कूल में ही पढ़ा सकते हैं? लाजमी है पढ़ाना, अनिवार्य रूप से वहीं पढ़ सकते हैं आपके बच्चे, या आप लोग बाहर भी पढ़ा सकते हैं दूसरे स्कूलों में? इसके दो वजह हैं कि हम क्यों सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ की स्कूल की कंडीशंस जो हैं, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आप किसी से भी आप सर्वे भी करा लें तो मतलब वो अच्छे रिमार्क्स लोग नहीं देंगे, क्योंकि देखा यह गया है कि मोस्टली जो पेरेंट्स हैं, अगर जिनके कुछ सेटअप इंडिया में है और उनके बच्चे को केयर करने के लिए हैं, तो वो 9th क्लास में ही निकाल लेते हैं यहाँ से, नहीं तो 10th क्लास के बाद तो वो बच्चों को अपने डालते ही डालते हैं। इसीलिए स्कूल की स्ट्रेंथ जो है ना 11th क्लास में और 12th क्लास में काफी नीचे आ जाती है सब, क्योंकि वो इंडिया भेज देते हैं जी। अब ये देखिए सीबीएसई का करिकुलम अगर हम यहाँ पे नहीं फॉलो करेंगे तो दूसरा करिकुलम है, अगर दूसरे स्कूल में जाते हैं तो उनके जो एग्जाम्स वगैरह जो हैं, जो यहाँ सऊदी अरब के जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से है उसके शेड्यूल से चलते हैं, और उनके जो रिजल्ट्स जो आते हैं, तो जब वो रिजल्ट आते हैं तब वो हमारे बच्चे वहां पे एडमिशन ही नहीं ले सकते इंडिया में जाकर के। वो काफी एक गैप आ जाता है, लगभग 6 महीने का 7 महीने का गैप आ जाता है। इसमें क्या है कि मजबूरी हमारी क्या है कि सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने का, क्योंकि ये बुरैदा जो है और दूसरे रियाद में और जद्दा में तो पेरेंट्स के पास ऑप्शन है, जैसे कि वो कुछ वो दून पब्लिक स्कूल के कुछ ब्रांचेस हैं, डीपीएस के ब्रांचेस हैं जो सीबीएसई नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, लेकिन बुरैदा में वाहिद एक स्कूल है जो कि सीबीएसई फॉरेन स्कूल है। आप दूसरे जो है करिकुलम से अगर बच्चों को पढ़ाते हैं या दूसरे बोर्ड के स्कूलों में अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको आगे चल के बच्चों के लिए दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं, इसलिए आप लोग चाहते हैं इंटरनेशनल इंडियन स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा दी जाती है। जैसी बुरेदा में स्थितियाँ आप बता रहे हैं कि वहाँ भ्रष्टाचार के घोटाले निकल रहे हैं, ऐसा कुछ और इंटरनेशनल इंडियन स्कूल में भी स्थिति ऐसी है कुछ? जद्दा में तो समझ लीजिए कि वो एपी सेंटर है करप्शन का। और ये हम इसके लिए हमारे लॉयर्स पीआईएल पे काम कर रहे हैं, तो हम पीआईएल के लिए जा रहे हैं। बेसिकली आपको मैं बता दूं, ये तो केस जो ये डाल दिया गया है ना, ये टीसी जो बच्चों को इशू कर दिया गया है, ये मेरे को रोकने के लिए किया गया है, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि ये बंदा जो 100 से ऊपर आरटीआई डाल चुका है, तो इसने एविडेंसेस कलेक्ट कर चुके हैं इसने, और ये पीआईएल की तैयारी कर रहा था। मैंने कह भी दिया था, मैंने ईमेल के थ्रू भी कह दिया था कि मैं कोर्ट जाऊंगा अगर आप लोग कुछ नहीं करते हैं तो इनको पता था कि ये पीआईएल के लिए जा रहा है। तो पीआईएल, लेकिन क्योंकि ये टीसी का इशू हो गया और बच्चों के लिए मेरे लिए प्रायोरिटी थी कि भाई पहले उनको रिलीफ मिले किसी तरीके से, तो मैं ये दिल्ली कोर्ट में ये एंगेज होकर रह गया। लेकिन अब जो है, अब साथ साथ हम पीआईएल भी डालेंगे और इस वाले मैटर पे, इस जजमेंट पे हम डबल बेंच में भी हम जा रहे हैं। तो जद्दा और दमाम, ये दो जो स्कूल्स हैं, इसमें तो मतलब करप्शन का तो समझ लीजिए कि वो अगर उसमें हाथ डालेंगे ना तो ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। लंबा हो जाएगा थोड़ा, तो जद्दा और दमाम के स्कूलों में क्या घोटाले हो रहे हैं उसमें आपसे अगली बातचीत में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बातचीत में हमने दो चीज़ें समझने की कोशिश की। एक, आपने मुद्दा उठाया घोटाले का, उसके बाद आपके बच्चों के साथ में सामने कैसी स्थितियां पैदा कर दी गई, कैसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई, आपको नौकरी तक से निकलवाने की कोशिशें कर रहा है। तो स्कूल किस तरीके की हरकत कर रहा है, देखना दिलचस्प होगा कि जब डबल बेंच में आप जाएंगे दिल्ली हाई कोर्ट की, तो वहाँ से क्या चीज़ें निकल के आती हैं। सिंगल बेंच से कम इतनी राहत मिल गई है कि आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी, और जो एकेडमिक ईयर चल रहा है उसमें आपके बच्चे पढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बातचीत अधूरी रह गई है, फिर आपसे जुड़ेंगे, माफ़ी चाहेंगे, फिलहाल वक्त का थोड़ा तकाजा होता है सर।